Hello students, welcome to Veena Pani online classes. How are you all? I hope you all are very well. बच्चों आज हम लोग आप लोग की सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 4 द अर्लिएस्ट सिटीज उनको पढ़ेंगे। अर्लिएस्ट सिटीज का मतलब बेटा हमारे आरंभिक नगर, ठीक है, आरंभिक नगर। इस बात को आप अच्छे से समझिए सबसे पहले कि अभी तक आप लोगों ने जब शुरुआत किया अपनी सोशल साइंस को पढ़ना, तो मैंने आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत ही एक नॉर्मल में इस बात को समझाने का प्रयास किया था कि क्लास 6 में आप लोग जो हिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा, वो हिस्ट्री जो होगी वो एंशिएंट हिस्ट्री होगी। उस हिस्ट्री में आप लोग क्या करेंगे कि हमारे जो अर्लिएस्ट पीपल थे उनके, देखिए अभी तक आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि इससे पहले जो चैप्टर था उसमें अर्लिएस्ट पीपल के बारे में आपने पढ़ा कि वो लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि उनकी खोज कैसे हुई, उन लोगों ने छोटी छोटी डिस्कवरीज को कैसे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके कैसे वो डेवलपमेंट की तरफ आगे आए, कैसे जिसे कच्चा मांस जो सिर्फ दूसरे जानवरों की मांस को ही खाना जानता था, आज वो विकास करते करते इतना विकसित हो गया है कि आज तरह तरह की चीजों को खा रहा है। तो हम जो आजकल जिस वे में रह रहे हैं, आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, आज हमारे पास तरह तरह की सुख सुविधाएं हैं, पर हम इस बात को अच्छे से जानते हैं बेटा कि ये चीज जो आज हमारे सामने जो कुछ भी दिख रहा है, आजकल जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, ये सारी चीजों की शुरुआत कभी न कभी हुई होगी। इसी तरह के शहरों के बनने की शुरुआत कभी कभी न हुई होगी, इसी तरह खाने पीने की शुरुआत हुई होगी, इसी तरह कपड़ों के पहनने उड़ने बैठने की शुरुआत हुई होगी। तो हर एक चीज की शुरुआत हुई होगी। वो शुरुआत करने वाले जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने हमारी सभ्यता को, जिन्होंने मानव सभ्यता को इस धरती पर बना करके रखा, और फिर ये जो सिविलाइजेशन थी बेटा, ये धीरे 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 बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते आज अपने विकास के इस चरम टाइम पर है। तो बेसिकली आप लोग को इस बात को अपने दिमाग में बैठा करके रखना है कि हम आपकी हिस्ट्री में, क्लास 6 की हिस्ट्री में आप लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे हमारा जो एंशिएंट का मतलब होता है बेटा प्राचीन, तो कैसे हमारे प्राचीन लोग थे, उनके रहन सहन कैसा था, उनका घर द्वार कैसा था। आज की जो हम लोग का जो टॉपिक है वो इसी बात पर को लेकर के है बेटा कि जो हमारे शहर थे, उस समय के जो शहर बने थे, वो जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को जब पता चला, ठीक है, जब एनालिसिस हुई, उन जगहों की खोज हुई, उन पर एनालिसिस किया गया, उन पर अध्ययन किया गया, तरह तरह के सर्वेज हुए, उन सब के बाद जो डाटा निकल करके आया, उसी डाटा की बेसिस पे आज हमें हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके हर एक चीज के बारे में आज हमारे पास जानकारी मिलती है। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है और बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है बेटा कि हम अपने जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी चीजों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं। तो आज के टॉपिक में आज का जो टॉपिक है हमारा ये रहेगा बेटा, आज हम जानेंगे कि जो अर्लिएस्ट सिटीज थी, उनके जो शहर थे वो किस तरह के थे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले छोटी सी बात मैं आप लोग को बताऊंगा। ये बात है बेटा 1856 की, ये बात होती है 1856 की। 1856 में क्या हुआ कि दो अंग्रेज इंजीनियर, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। 1856 में क्या होता है कि दो अंग्रेज इंजीनियर कराची, आप लोग को पता है बेटा कि अब भले ही भारत में नहीं है, लेकिन उस समय भारत, पाकिस्तान जो था वो भारत में ही था और कराची, लाहौर ये सभी भारत के भाग थे। तो 1856 में कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, दो अंग्रेज इंजीनियर उसको बिछा रहे थे, ठीक है। जब वो दोनों अंग्रेज इंजीनियर उसको रेलवे लाइन को बिछवा रहे थे तो उन्हें क्या हुआ कि उस रेलवे ट्रैक को बिछाते समय रास्ते में उन्हें जब कुछ ईंटों की जरूरत पड़ी, तो उन लोगों ने उसी रेलवे ट्रैक को बनाते समय जहां पर इनको ईंटों की जरूरत पड़ी, उसी के पास में ही, आज से करीब 150 साल पहले की बात है बेटा, 1856 की ही बात है, क्लियर आपको डेट मैंने बताया है। तो 1856 में ही जब उनको रेलवे लाइन बिछाते समय, रेलवे लाइन आप लोग जानते हैं बेटा कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो भारत के जंगल, पहाड़ी, अलग अलग बहुत ही दुर्गम स्थानों से होकर के गुजरते हैं। तो वो जिस जगह पर रेलवे ट्रैक को बिछा रहे थे, उस जगह पर क्या होता है कि उन्हें पास में ही एक टीला दिखाई देता है जिस पर ईंटें लगे होते हैं, जहां पर थोड़े थोड़े ईंटें उनको दिखाई देते हैं।
तो दोनों अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं कि उन्हीं ईंटों को उठवाते हैं और उसको अपने काम में उनका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जस्ट उसके कुछ सालों बाद 1921 में भारत के आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी वो लोग वहां पर, जब ये बात है 1856 की, जिस स्थान पर ये लोगों को वो ईंटें मिलते हैं और इन्हें उन ईंटों की विशेषता के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, वो उसका प्रयोग, उन ईंटों का प्रयोग अपने काम में करते हैं और फिर ये बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर 1921 में क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी की नजर उसी इलाके में जब पड़ती है और जहां पर जब उस जगह की खोज होती है और जब उस जगह की खुदाई होती है तो पता चलता है कि जहां पर उस जगह पे जो ईंटें मिल रहे हैं, ऊपर अभी खुदाई नहीं हुई बेटा, अभी उसके ऊपर ही जो ईंटें मिल रहे हैं वो ईंटें आज के नहीं लगभग 4700 साल पहले की ईंटें हैं। लगभग करीब 5000 साल पहले वो उस स्थान पर वो ईंटें थे। ये बात आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ही हैरान करती है और फिर इसी के साथ उस स्थान की खुदाई शुरू हो जाती है। और जब उस स्थान की खुदाई शुरू हो जाती है बेटा, तो उस स्थान पर हमारी हिस्ट्री का, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का, भारत की एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण खोज हुई। और महत्वपूर्ण क्या बेटा, यही एक ऐसी खोज है जिससे हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लोगों के बारे में पता चला। तो जब दयाराम साहनी ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो उस स्थान का नाम बेटा था हड़प्पा। उस स्थान का नाम क्या बेटा? हड़प्पा। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने जब उस स्थान की खुदाई करवाई तो उस स्थान से जो चीजें मिली उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसी सभ्यता, उस जगह को उन्होंने हड़प्पा जो नाम था, जब उस जगह की उन्होंने खुदाई की तो जो चीजें मिली उन्हीं चीजों के आधार पर आज हमारा ये चैप्टर बेसिस है। उसी के ऊपर ये चैप्टर है पूरी तरह से कि जब खुदाई करते गए और जो चीजें हमें मिलती गई तो उन्हीं चीजों के आधार पर हम जानेंगे कि हमारे जो अर्लीस्ट पीपल थे उनके अर्लीस्ट शहर कैसे थे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। जब हड़प्पा की बेटा खुदाई हुई तो इसके साथ ही ये हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो जस्ट इसके एक साल बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी, 1922 में क्या होता है, आर.डी. बनर्जी ने पाकिस्तान, जो इस समय अब पाकिस्तान में जगह हो चुकी है, पाकिस्तान सिंध प्रांत के, सिंध स्टेट के सिंध स्टेट के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में उनको वो एक स्थान पर खुदाई करवाते हैं। एक स्थान की खोज होती है जो जिसका नाम बेटा मोहनजोदाड़ो। इस स्थान की खोज आर.डी. बनर्जी के द्वारा जस्ट इसके एक साल बाद होती है। अब नॉर्मल वे में समझिए, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज और 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा पाकिस्तान में लड़काना में मोहनजोदाड़ो की खोज। ये जो दो अर्लीस्ट शहर थे बेटा, इन्होंने ही हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की नींव को बहुत ही अधिक मजबूत किया। इनसे जो जानकारियां मिली इन दोनों जगहों से, उन्हीं जानकारियों के बेसिस पे आज हम अपने अर्लीस्ट पीपल के बारे में, उनके अर्लीस्ट सिटीज के बारे में सब कुछ जानते हैं। इन स्थानों पर देखिए, आप इस बात को बहुत ही नॉर्मल में आपको मैं समझा रहा हूं, समझिए। भारत में इन दोनों स्थान पे जो डिस्कवरी हुई, इसको हम लोगों ने नाम दिया इंदुज वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, इस स्थान को हम लोगों ने नाम दिया इंदुज वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंदुज वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंदुज वैली सिविलाइजेशन हमने नाम दिया। हमने संयुक्त रूप से इन सारी चीजों को जोड़ करके नाम उसका दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, सिंधु क्यों कहा गया, सिंधु घाटी क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो दोनों शहर थे, सिंधु नदी जो इस समय पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके में बहती है, भारत में भी बहती है, लेकिन हमारी हिस्ट्री की सिंधु नदी जो है, हमारे हिस्ट्री में इसका सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। रीजन ये बेटा कि ये जो दोनों सभ्यताएं, आप इसको सभ्यता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स का
ये जो जगह जो रहने का था वो आज हमारी सिविलाइजेशन, आज हम जिस वे में रह रहे हैं इसका आधार है, इसका क्या है बेटा, बेस है। ठीक है, तो जो ये दोनों स्थान थे मोहनजोदारो और हड़प्पा, इन दोनों का वो बेस था। इन दोनों ही जो सिविलाइजेशन थी ये दोनों ही सिंधु नदी के पास विकसित हुई। ये दोनों ही सिंधु नदी का जो क्षेत्र था उसी के आसपास, उसी के किनारे दोनों ही सिविलाइजेशन विकसित हुई। उसका जो रीजन था बेटा एकदम नॉर्मल और सिंपल सा रीजन, क्योंकि हमारे जब इन एंसेस्टर्स को पानी, क्योंकि खेती करना ये लोग सीख चुके थे, ठीक है, तो जब इन्हें पानी की जरूरत पड़ती थी या खेती की, तो ये जो क्षेत्र था सिंधु नदी का वो उपजाऊ भी था, साथ में पानी की उनकी जरूरतों को पूरा करता था। तो सबसे बड़ा जो जरूरत थी उनकी वो पानी की, जिसकी वजह से सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता को लोगों ने बसाया। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, इसके बारे में बहुत ही अधिक चीजें आप लोग को समझाएंगे, आपको जानकारी देंगे, और इनकी सभ्यता का समाप्ति कैसे हुई। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब आपसे मैंने कहा कि 1921 में वो एक ढेर था, जैसे मोहनजोदारो जो नाम है इसका हिंदी, इसका मतलब होता है बेटा मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का टीला। टीला मतलब समझ रहे ना, जो माउंड होता है एक के ऊपर एक, जो खूब ऊंचा सा स्थान बनाया जाता है। तो मोहनजोदारो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मतलब मरे हुए लोगों का एक तरह से ढेर। तो जब इन स्थानों की खोज हुई तो जो चीजें वहां से मिली, सीधी सी बात है, आपको जान करके बड़ा ही हैरानी होगा कि जब इनकी खोज हुई तो उसके नीचे बहुत एक तरह से पूरे विकसित एक प्लांट सिटी मिली। इस बात को आप समझिए, जब इनको खोजा गया, जब इनकी खुदाई हुई तो उनके नीचे सिर्फ आपको ढेर नहीं मिले, एक प्लांट सिटी मिली, पूरी तरह से प्लांट का मतलब बेटा एक ऐसा शहर जिसको सारे नियम कानून कायदों को देख करके बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। तो इस तरह का जब शहर मिला, उस शहर को तो आप समझ सकते हैं कि अगर खुदाई करते करते एक शहर मिले तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी तरीके से उनकी ऊपर जो मिट्टी की जो लेयर लगी है, मतलब उनका पतन भी कभी क्या हुआ, जरूर हुआ होगा। तो कैसे हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट देखिए उस समय चीजों को तो हम देखे तो है नहीं, पर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट चीजों को बताते हैं उसके अनुसार हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आज। तो 1921 में दयाराम साहनी ने जिस स्थान की खोज की उसका नाम था हड़प्पा, और 1922 में आर डी बनर्जी ने जिस स्थान की खोज की उसका नाम था मोहनजोदारो। ये दोनों ही जो शहर थे बेटा वो हमारे आरंभिक शहर थे, और इन्हीं दोनों के द्वारा हमें हमारे एवरेस्ट पीपल्स के रहन सहन और उनके घर द्वार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आप इस बात को और थोड़ा सा डिस्क्राइब मैं करना चाहूंगा। जिस समय इनकी खोज हुई लगभग उसी के साथ 250 साइट्स की खोज हुई बेटा, 250 और इसी तरह के छोटे छोटे शहरों की, छोटे छोटे मतलब ऐसे ऐसे जगहों की खोज हुई जहां से हमें पार्ट्स में, टुकड़ों में हमें जानकारियां मिलती गई। एग्जाम्पल का समझ लीजिए कि जैसे लोथल गुजरात में खोज हुई, कालीबंगा में खोज हुई, ठीक है। तो लगातार ये जो टाइम ऑफ पीरियड था, इस टाइम ऑफ पीरियड में जब दो बड़ी सभ्यताएं मिल गई तो हमारे जो और आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको भी इस बात पर संदेह होने लगा कि जब इतने बड़े बड़े प्लांट शहर मिले हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो भारत जो आज पूर्ण रूप से विकसित है, इसके आसपास के जो इलाके हैं इसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे और भी हमें इस तरह की चीजें मिलेंगी, हमें और भी हमारी एंशिएंट मटेरियल मिलेंगे जिनसे हमें उसके बारे में और जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो कई सारे भारत के छोटे छोटे पार्ट्स में कई सारी जगहों पर अलग अलग तरह की चीजें मिली, लोथल गुजरात में, कालीबंगा में, ठीक है, और आपके पाकिस्तान के कई सारे प्रांत थे, उनकी कई सारे स्टेट्स में अलग अलग चीजें मिली, जहां से हमें कुछ स्थानों पर चावल की खेती कैसे करते थे इसके प्रमाण मिले, कुछ स्थानों पर उनको मरने के बाद उस शव को दफनाते कैसे थे इनके बारे में। हम इन सारे स्थानों को, जिनको मैं अभी कुछ कह रहा हूं आपसे, क्योंकि अभी हम आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चैप्टर से, बाकी हम डिटेल में आपको इन चीजों के बारे में एनालिसिस आपको हम समझाएंगे। तो लगभग 250 शहरों में उसी समय 250 जगहों पर, साइट्स पर अलग अलग खोजें हुई। उन खोजों से जो चीजें सामने निकल करके आई, उससे निकल करके आया जो आज हमारा जो सिंधु नदी जो है, ये जो इंडस वैली है, इसके पास एक बहुत ही विकसित का मतलब बेटा एकदम डेवलप्ड शहर कभी हुआ करता था। और जब उसकी टाइम पीरियड निकाला गया तो जो टाइम पीरियड आता है बेटा वो 4700 साल पहले का था। तो लगभग इस समय के आसपास हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी विकसित सभ्यता रह रही थी। मतलब ऐसे लोग रह रहे थे जो पूरी तरह से प्लांट सिटी के रूप में रह रहे थे, और ऐसे लोग थे उनकी सभ्यता का अंत होने के बाद कैसे चीजें डेवलप हुई, कैसे हम लोग आज इस जगह पर आप पहुंचे हैं,
पर ये चीजें तो बड़ी डिफरेंट है, कहीं ना कहीं विकास होता गया और हम आगे बढ़ते गए। लेकिन जब उस समय पर जब इन शहरों की खोज हुई, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की, इन दोनों ही शहरों की खोज से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, जिन्होंने दोनों ही शहरों में पूरी तरह हैरानी करके रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब हड़प्पा की खोज हुई तो इस जो पूरी जो शहर जो मिले जो हड़प्पा से रिलेटेड थे, उस पूरे ही सारे शहरों के समूह को कहा गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसको नाम दे दिया गया बेटा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि जो सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी और इसी के बाद लगातार कंटिन्यूअस कई सारे शहरों की लगातार खोज होती गई, जो हमारे एंशिएंट टाइम के बारे में बता रहे थे, जो उस समय के टाइम फ्रेम के थे, जो उस समय की चीजों को बता रहे थे। तो इसीलिए पूरे शहरों को कंट्रीब्यूट करके उसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है और आज भी ये जगह बेटा हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के जीते जागते सबूत हैं। इस बात को मैं आपको इसलिए इतना जोर देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप ये समझिए हमारे अहलियत नगर कैसे थे, उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमसे जो उससे जानकारियां मिलती हैं, उन जानकारियों के आधार पर हम कैसे हमें ये भी बात जाननी चाहिए कि वो जो रहते थे उनका जो रहन सहन था उन शहरों में। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए बेटा कि नियोलिथिक एज में, आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान सब चीजों को समझिएगा। नियोलिथिक एज में जब सबसे पहले जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो सबसे विकसित जो जहां से विकास शुरू हुआ वो नियोलिथिक एज था बेटा। नियोलिथिक एज में मानव ने अपना विकास बहुत ही तेज गति से करना शुरू किया। नियोलिथिक एज में उसने सबसे पहले अपना शिकार करना सीखा, वो हंटर उसने शिकार करना सीखा। उसने जो अभी तक वो अपने स्थान को लगातार चेंज करके नोमैडिक लाइफ जो जी रहा था, उसने नियोलिथिक एज में अपनी नोमैडिक लाइफ को, नोमैडिक का मतलब होता है बेटा खाना बदोश, मतलब एक स्थान पर रहना, फिर वहां पर जब तक वहां पर रहना, उसके बाद उस स्थान को चेंज कर लेना। अच्छा, वो अपने स्थान को इसलिए चेंज करता रहता था क्योंकि उसे पानी की तलाश होती थी, भोजन की तलाश होती थी, अपने खाने पीने की चीजों की तलाश होती थी। इन चीजों की पूर्ति करने के लिए जब, क्योंकि देखिए वो खेती नियोलिथिक से पहले खेती नहीं करता था, तो नियोलिथिक से पहले जब वो खेती नहीं करता था तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि वो किसी जंगल में रहने के लिए गए, तो उस जंगल के जो जानवर जानवर थे जिनको मार के खाते थे, उस जंगल में जो फल फूल रहता था वो एक सीमित टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहता था, क्योंकि लगातार वहीं पर उनका यूज करने से वो कुछ दिनों में समाप्त हो जाते थे। तो जैसे ही समाप्त होते थे वैसे ही उस जगह को छोड़ करके दूसरे शहर चले जाते थे, वैसे वो दूसरी साइड पर चले जाते थे। तो नियोलिथिक एज से पहले वो कुछ इस तरह से हमारे जो पीपल थे ऐसे रहते थे। लेकिन नियोलिथिक आते ही फिर उनका जो रहने का जो मोड था वो धीरे धीरे बदलता गया और नियोलिथिक एज ही परिवर्तन की सबसे बड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम था बेटा। उसने शिकार सीखा, उसने वीट, राइस, बार्ली, इन चीजों को पैदा करना भी उसने इसी नियोलिथिक एज में सीख लिया। तो नियोलिथिक एज में जो विकास हुआ, उसने जब शिकार करना सीखा, खेती करना सीखा, जानवरों को पालना सीखा, समझेगा आप इस बात को, वो नियोलिथिक एज में ही सबसे पहले किसान भी बना, सबसे पहला हमारा क्या था कि गड़ेरिया भी बना, जानवरों को पालने वाला हर्डर्स भी बना। और जब वो इन चीजों को जब उसने देखा, जब उसे लगा कि खेती करके वो अपने जीवन को और भी अच्छे ढंग से जी सकता है, जब उसे लगा कि खेती करके वो अपना जो स्तर है जीवन का वो अलग अलग जगहों पर लगातार घूमते रहने की बजाय जब वो एक जगह पे रहेगा तो अपना डेवलपमेंट वो और अच्छे से कर सकता है। जब उसे लगा तो उसी के साथ ही उन लोगों ने फिर अपने नगर बसाने शुरू किए। और फिर हमने आपसे बात की, हमने आपसे कहा था कि जैसे आज हमारा देश, तो हमारे देश में तो आज जो है वो डेमोक्रेसी चलती है, हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। फिर उस समय की जब बात थी तो उस समय इनके पास ये जो प्राय आप इस बात को समझिएगा कि एक कम्युनिटी के रूप में रहते थे। कम्युनिटी का मतलब बेटा एक समुदाय के रूप में, ठीक है, मतलब एक प्रॉस्पर आप कह सकते हैं, प्रॉपर तरीके से एक फैमिली के रूप में रहते थे, समुदाय के रूप में रहते थे, जिसको कबीला हिंदी में बोला जाता है। तो उन्हीं में जो इनका मुखिया होता था, मुखिया का जो चयन होता था बेटा वो शक्तिशाली होता था और जो अपने ग्रुप के सभी लोगों को उनकी जरूरतों को पूरा
पूरा करने के लायकेबल हो। तो वो जो मुखिया होता था उसी कहा, मतलब आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस नोमैडिक लाइफ को बदलने में उनके मुखियाओं ने, मतलब उनके जो हेड होते थे, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो इसलिए बेटा क्योंकि जब ये एक जगह पे रह रहे थे तो इनके जगह को बदलने से इनके जो विकास, जो डेवलपमेंट की तरफ जो बढ़ रहे थे, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं पूरी तरह से रुक गया। फिर जब इन्हें लगा कि अगर ये एक जगह पर रह लें, एक जगह पे शहर बसा लें, तो ये अपना विकास और अच्छे से कर सकते हैं। और इसी सोच के साथ इन लोगों ने इन शहरों को बसाया होगा। और जब इन लोगों ने इन शहरों को बसाया होगा तो एक लंबे टाइम ऑफ पीरियड तक ये लोग वहां रहे भी होंगे। और फिर हो सकता हो कि किसी प्राकृतिक आपदा, नेचुरल प्रॉब्लम्स की वजह से, उसकी वजह से इनकी सभ्यता का समाप्ति हुई हो सकता हो कि किसी दूसरे देश के, किसी दूसरी सभ्यताओं के लोगों ने आक्रमण करके इनको समाप्त किया। अब दूसरी का मतलब, अब आप यहाँ सब समझ लीजिए जैसे थोड़ी सी बात, हमने कहा कोई दूसरी सिविलाइजेशन, तो आपके माइंड में चीज आई होगी कि अरे क्या और रही होंगी क्या? बिल्कुल, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है बेटा, जब ये भारत में फूल फल रही थी, इससे भी पहले हमारे पास जो सभ्यताएं थी वो वर्ल्ड हिस्ट्री में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया मिस्र बेटा एक कंट्री है, ठीक है, जो आज एक तरह से पूरी तरह डेवलप्ड कंट्री है। तो मेसोपोटामिया, मिस्र, ये जिस तरह हमारे देश में आपको हिंदूज वैली सिविलाइजेशन मिल रही है, वैसे उस समय की प्राचीन सभ्यताएं थी, ठीक है। और उन्हीं सभ्यताओं में हो सकता है कि कोई दूसरे ने अटैक करके इनकी समाप्ति कर दिया हो। तो हो सकता है कई कारण रहे हों, कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से इनकी डेथ हो सकती हुई हो, या फिर हो सकता है सिंधु नदी में आए हुए बाढ़ वगैरह के द्वारा इनका जो था वो सिस्टम ये तबाह हो गए होंगे, इनकी डेथ हुई होगी। तो रीजन चाहे जो रहे हों, लेकिन जब हमने उन स्थानों की जब हमने खोज की तो जो हमें वहां से चीजें मिली, उसके आधार पर हमें कह सकते हैं कि नियोलिथिक एज के बाद जब मानव ने अपना विकास शुरू किया तो उसने अपने आप को बहुत ही अच्छे से डेवलप कर लिया था, ठीक है। उसका जब एग्जांपल मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि देखिए 1855 में लोथल की जब खोज हुई तो मैंने आपसे बताया कि जगह जब हमको मिलते गए, ठीक है, तो वहां से हमें जो चीजें मिलती है, जैसे हमें चावल की खेती का जब प्रमाण मिला, प्रमाण का मतलब बेटा जब हमें सबूत मिला कि चावल की खेती होती थी, तो अच्छा आप लोग के मन में कई सारी चीजें आई होगी। सी कार्बन 14 एक बेटा पद्धति होती है, एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से हम इन चीजों की एज पता करते हैं कि इतनी साल पुरानी कब है। हम आपको मतलब हम आपको डिटेल इन चीजों के बारे में जरूर बताएंगे कि आप लोग ये भी जानेंगे कैसे चीजों को, समय का कैसे बंटवारा किया जाता है, कैसे समय फिक्स किया जाता है, हम इन चीजों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लोथल की खोज हुई और जब हमें अलग अलग जगहों से जब हमें जानवरों के बारे में पता चला, हमें जब ये पता चला कि ये मृतकों के साथ किस तरह व्यवहार करते थे, ये लोग क्या करते थे कि जो भी जब जिनकी डेथ हो जाती थी तो उसे क्या करते थे कि उसके जीवन की जो तमाम जरूरत की चीजें थी उसी के साथ ही उसके डेथ होने पर उसको दफनाते थे, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजों को इन लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल में इन्वॉल्व किया था और ये धीरे धीरे बदलना शुरू किए थे। तो बेसिकली जब हमारी बात शुरू हुई अर्लियर सिटीज की, तो जो सबसे पहला पॉइंट निकल करके आया कि जब हमारी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खोज हुई तो यहां से एक जो हमें जो सब शहर मिला, हम मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं बेटा, तो जो मोहनजोदाड़ो हमको मिला वो एक ऐसा शहर मिला जो पूरी तरह से प्लांट सिटी थी। प्लांट का मतलब कि एक ढांचे से, एक नियमबद्ध तरीके से, और एक कहा जा सकता है कि जैसे आजकल के इंजीनियर जब घर बनना होता है तो उसका मैप, नक्शा सब बनाते हैं, पहले ही सारी चीजों की स्केच की जाती है कि इस जगह पर ये होगा, इस जगह पर ऐसे बाथरूम ऐसे होगा। तो बिल्कुल कुछ उसी स्टाइल में मोहनजोदाड़ो शहर को बसाया गया था। और जब आपको हम आगे जब आप पढ़ेंगे और जब आपको विशेषताएं हम मोहनजोदाड़ो की बताएंगे तो आप इस बात को जानकर एकदम हैरान हो जाएंगे कि हमारी जो अर्लियर सिटी थी क्या इतने नियमबद्ध तरीके से बसाई गई थी। मोहनजोदाड़ो की जब खोज हुई तो इसके शहर में बेटा जो शहर, जब पूरे शहर को जब खोदा गया तो वहां पे पाया गया कि ये शहर बहुत ही नियमबद्ध तरीके से बसाया गया है। घरों को बनाने का तरीका, जैसे सबसे छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे लीजिए कि नालियों की व्यवस्था, गंदा पानी निकलने के लिए घरों से नालियों की व्यवस्था इन शहरों में थी। दूसरी बात, जैसे आजकल जो सड़क पर आप लोग का जो घर होता है वो सड़क पर खुलता है,
इनका जो घर था वो बैक साइड में खुलता था, ठीक है। और तीसरा, कई सारे ऐसे सिंपल स्टेप्स थे बेटा जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हैं कि एक सिर्फ नियमबद्ध तरीके से ही नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति, एक बहुत ही सिस्टमैटिक नियमों की तरीके से इन शहरों को बसाया गया था। इन शहरों के जो ऑनर्स रहे होंगे उन लोगों ने इन शहरों को बसाने के लिए जो नियम और कायदे बनाए होंगे उनको बहुत ही अच्छे ढंग से फॉलो किया गया था। तो आगे की जो वीडियो रहेगी बेटा, हमने जब भी हम आपके सामने आएंगे तो उस वीडियो में हम मोहनजोदड़ो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो जगह हैं हम इनकी विशेषताओं के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। मतलब हम डिटेल तरीके से पढ़ेंगे और आपको उन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे इन शहरों में किस तरह से चीजों को रखा गया था, कैसे शहर बनाए गए थे, कैसे घरों को बनाया गया था, क्या विशेषता थी, इन सारी चीजों के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आप तब तक के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आज की जो चीजें हैं आप अभी तक इसको एक बार फिर से वीडियो को जहां जरूरत पड़े पॉज करके रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेटा तैयार रहिएगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको भारत की जो ये अर्लीस्ट सिटीज जो थे इनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही डिटेल तरीके से हम आपको चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज जितनी भी चीजें आप लोगों ने हमारे जो भी चीजें आपने देखी सुनी उनको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। और बेटा अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी बुक्स और नोटबुक्स न ली हो तो ले लीजिए, क्योंकि जिससे आप लोग की जो पढ़ाई हो पूरी तरह जल्दी से ट्रैक पर आ जाए। और अगर आप लोगों ने ले लिया है तो अपने फेयर वर्क को लगातार पूरा करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और नेक्स्ट वीडियो में जब तक हम मिलते नहीं हैं तब तक के लिए आप लोग इन चीजों को रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिल करके हम आपसे इन चीजों के बारे में डिटेल तरीके से बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।